हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो मेरे प्रज्ञान वाले प्यारे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। हमने मोल कॉन्सेप्ट या जिसका दूसरा नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके हमने सारे कॉन्सेप्ट एक बार बेटा पूरे अच्छे से हमने समझ लिए थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, और जिन क्वेश्चनों के आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो मेरे बेटा जितना मैं करा दूंगा आप देखना, क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी के इर्द गिर्द घूम के आते हैं, चाहे ईसर का एग्जाम हो चाहे आईआईटी का एग्जाम हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना, एंड तक बिल्कुल मजा आएगा। एक एक न्यूमेरिकल बच्चों को देखो, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम रहती है। आपको आज के बाद लगेगा कितने आसान होते हैं न्यूमेरिकल्स, किसके, मोल कॉन्सेप्ट के। बिल्कुल आप आसानी से कर लोगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं पूरा आइडिया लग जाएगा। बस ध्यान से देखते चलना, मजा आने वाला है। तो शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? हाँ सर, कल सर मोल कॉन्सेप्ट की तो अच्छी समरी हो गई थी सर, बढ़िया तगड़े से। बिल्कुल, तो आज हम करने जा रहे हैं उसके कंसेप्ट। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। ओके सर जी, करा दो सर। तो चलो, अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन है मेरे बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। कम ऑन, जल्दी से बताओ। इनकरेक्ट बताना है जी, इनकरेक्ट। ओके सर, इनकरेक्ट बताना है। हाँ, ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन में करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी मैंने कल बताई थी। अब देखते हैं क्या क्या कहता है। क्या वो ये कहता है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। हाँ सर, ये तो कहता था, बट व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन होल नंबर रेशियो बोला था कि होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, बट ये कह रहा है इन एनी रेशियो। ये पंगे वाली चीज लग रही है। सर जी सही कह रहे हो भाई, हमने क्या बताया था, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आपस में चिपकते हैं, है ना, और कंपाउंड बनाते हैं। बट वो क्या कैसे भी चिपक जाते हैं? नहीं, होल नंबर रेशियो में चिपकते हैं। बिल्कुल, बट ये कह रहा है नहीं, किसी भी रेशियो में चिपक सकते हैं। तो ये मुझे गलत सा लग रहा है। अगला, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग, बिल्कुल, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग सही बात है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड को चाहे ऊपर से देख, चाहे नीचे से, चाहे अंदर से, गोल्ड में सारे एटम एक जैसे होंगे। बिल्कुल, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम की प्रॉपर्टी सेम होती हैं। सही बात है, ये बिल्कुल सही है। ये तो सही लग रहा है स्टेटमेंट। इसने पूछा इनकरेक्ट। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, ये भी बिल्कुल सही है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, ओके सर जी सही कह रहे हो, रीऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इसको ये, हाँ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, सही बात है। केमिकल रिएक्शन में एटम रीऑर्गेनाइज होते हैं। तो मेरे बेटा इसमें गलत क्या है? ये इसमें मेरे बच्चों गलत है। बिल्कुल, क्योंकि ये गलत है भाई, क्योंकि कभी भी किसी भी रेशियो में नहीं चिपकते एटम, सिंपली होल नंबर रेशियो में। ये यहां पे आके गलत हो गया। अगर बोलता होल नंबर रेशियो तो ये स्टेटमेंट सही होती। आ गई बात समझ में? अब बहुत बढ़िया सर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे आ सकता है। देख, क्वेश्चन के थ्रू ही मैं सारे कंसेप्ट कवर कर दूंगा, बस ध्यान से सुनता चलियो। ओके सर, ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो फोड़ देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं सर जी। ठीक है भाई, अब चलो आगे देखते हैं। ठीक है सर जी, करते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन। वो एवरेज एटॉमिक वेट का क्वेश्चन है बेटा ये, एवरेज एटॉमिक वेट। ठीक है, कह रहा 35.5। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको बताता हूं। आपने बेटा बचपन से पढ़ा होगा, किसी भी एटम का एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, उनका वजन नेग्लिजिबल होता है, तो एटम के वजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई रोल प्ले नहीं करते। तो एटम का वजन होता है प्रोटॉन कितने प्लस न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन 1 AMU के बराबर होता है। ओके सर, अब क्लोरीन का आपको पता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास यदि 35.5, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 होते हैं क्लोरीन में,
तो न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग? तो सर 35.5 माइनस 17, सर ये तो 18.5 होने चाहिए। सर ये क्या प्रॉब्लम, न्यूट्रॉन एक क्लोरीन के एटम में 18.5, आधा न्यूट्रॉन कट के पड़ा होता है क्या? नहीं, ये मेरे बेटा यहाँ पे पंगा है। जो भी कोई एटॉमिक मास अगर किसी का फ्रैक्शन में आए, समझ जाओ वो एवरेज एटॉमिक मास है। ओके ओके सर जी, ठीक है सर। तो कैसे करेंगे सर इसको, अब ध्यान से देखते चलना। कह रहा है कि भाई इनको बोलते हैं आइसोटोप। क्लोरीन के 2 प्रकार के एटम पाए जाते हैं। ओके, आइसोटोप्स को सुन ले बेटा। देखा गया है दुनिया में सेम एलिमेंट के 2 प्रकार के एटम पाए जाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो क्लोरीन के 2 प्रकार के एटम, एक ऐसा एटम जिसका एटॉमिक वेट 35 AMU, एक ऐसा एटम क्लोरीन का पाया जाता है जिसका एटॉमिक वेट 37 AMU। ठीक है सर जी, आ गई बात समझ में सर जी, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है इनका रेशियो बताना है कि ये कितना है प्रकृति में, ये कितना है। ओके चलो अब घबराओ मत, अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं आप सीख जाओगे। ठीक है सर जी, सिखा दो अपन को, तो टेंशन मत ले। अब मुझे नहीं पता प्रकृति में ये कितना है, ये कितना है। मान ले मेरे बेटा, मान ले दुनिया में क्लोरीन के 100 ही एटम है, मान ले, ठीक है। और मुझे नहीं पता इसके कितने एटम है, तो इसके मान ले x एटम है। ओके सर, और इसके मान ले, फिर इसके कितने हो जाएंगे 100 माइनस x एटम। मैंने मान लिया ना कि दुनिया में क्लोरीन के 100 ही एटम हैं। अच्छा, लेट 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन इन दुनिया। ओके, तो यही पूछ रहा है ये कि भाई प्रकृति में क्लोरीन जो है वो 2 आइसोटोप्स के रूप में पाया जाता है, एक का वजन 35 AMU, एक का 37, और इन दोनों का जब एवरेज निकाला गया एटॉमिक मास इतना आता है। तो पूछ रहा है प्रकृति में, नेचर में इसका और इसका रेशियो कितना, मुझे नहीं पता। मान ले पूरी दुनिया में 100 ही एटम है, तो इसके नहीं पता कितने, इसके मान लिया इसके x एटम, तो इसके 100 माइनस x एटम। ठीक है सर, अब बहुत ध्यान से देख, इन 100 एटमों का टोटल वजन निकाल लो। अब टोटल वेट ऑफ दीज 100 एटम्स, टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स निकाल लो। ठीक है सर, निकालते हैं। इसके वही 100 एटम में इसके x एटम है, एक एटम का वजन 35 AMU, तो x एटम का वजन कितना हो जाएगा सर 35x AMU। बहुत बढ़िया। एक एटम का वजन 37 AMU, तो 100 माइनस x एटम का वजन कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 एटम में इसके 100 माइनस x एटम है, नहीं पता था कितने थे, मान लिया ना इसके अगर x तो इसके 100 माइनस x, टोटल 100 एटम मान लिए। तो इसके x एटम का वजन हो गया 35x, इसके 100 माइनस x एटम का वजन 37 इंटू 100 माइनस x AMU। ये कुल में 100 एटम का वजन आ गया। तो बेटा एवरेज एक एटम का वजन क्या होगा, जब 100 एटम का कुल वजन इतना, तो एक एटम का एवरेज वजन क्या होएगा, जल्दी बोलो। ये हाँ सर, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो सर। यस सर, इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज, जब 100 एटम का वजन इतना, तो एक का एवरेज कितना आ गया, इतना। तो यही तो एवरेज एटॉमिक वेट है, दे रखा है। सच बता मेरे बच्चों, आया ना समझ में? हाँ सर, तो एवरेज एटॉमिक वेट इज 35.5। अब इसको खोल लो। बिल्कुल सर, 35x प्लस 3700 माइनस 37x बाय 100। ओके सर, इसको इधर ले आओ। ये हो गया 3550, भाई 100 से गुणा किया, और ये 3700, 35 में से 37 गए, ओ बहुत बढ़िया, शाबाश सर। 2x को इधर ले आओ। हाँ, 3700 में से 3550 गए सर, 150, 150, और x कितना आया 75। सर अगर 100 एटम है तो इसके 75 एटम होंगे, तो इसके कितने हो जाएंगे सर, इसके 25 एटम होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो पूछ रहा है, Cl35 टू Cl30, तो 75/25 ये पूछा है। तो बता कितना आया, 25 या 75 सर, 3:1, 3:1। सच्ची बोलो, क्लियर हुआ मेरे बेटा, और झूठ ना बोलो। हाँ सर जी, आ गया समझ में, आसान था, बिल्कुल मुश्किल नहीं। तो ध्यान रखना, किसी का भी एटॉमिक मास अगर आ रहा है ऐसे फ्रैक्शन में, तो समझ जाओ वो एवरेज एटॉमिक मास है।
और कैसे निकालते हैं एवरेज, कब निकालते हैं, जब किसी के आइसोटोप्स दिए हों, ठीक है। तो मान लो प्रकृति में ये इतना, मान लो टोटल 100 एटम मान के चलो, जब भी आज का आंसर निकालना है, ठीक है सर। इसके मान लो x एटम, तो इसके 100 माइनस x, कुल 100 एटम का वजन निकाल लो, 100 से डिवाइड करके एवरेज आ गया, ऐसे निकालते हैं। वो लॉजिक समझ में आया ना, रट्टा नहीं है अपन ने, हाँ सर, कुछ रटना तो है ही नहीं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और मैं बता रहा हूं जैसे मैं करा रहा हूं ना, इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे, बस ध्यान से करता चलियो मेरे बच्चे, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब इसमें पूरा मोल कॉन्सेप्ट के तेरे एक एक स्टेटमेंट कवर हो गई, जो पिछली क्लास में मैंने बताया था। मैंने क्या क्या, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, क्या मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में लिखेंगे तो एक मोल मॉलिक्यूल का वजन है, हाँ बिल्कुल सर। फिर एक चीज और बताई थी, एट एसटीपी और एनटीपी दुनिया में किसी भी गैस का एक मोल 22.4 लीटर घेरता है, बिल्कुल। इन्हीं स्टेटमेंट्स के आधार पे ये सब मेरे बेटा तेरा ये हो जाएगा। चल सोच, मुझे पॉज करके इसको आंसर करने का प्रयास करो। कम ऑन माय किड्स, यू कैन डू इट, यू हैव गॉट ऑल द कैपेबिलिटीज इन द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया, चलो तो करते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है, कराए, हाँ। तो अब ध्यान से देखना, अब ये क्या कह रहा है, 16 ग्राम मिथेन में किससे मैच करें, बेटा 16 ग्राम मिथेन वेट दे रखा है, तो मोल निकाल सकते हैं अपन मिथेन के वेट से। कल बताया था गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मिथेन का कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 4 16, मॉलिक्यूलर वेट 16। मिथेन का 1 मोल है जी, 1 मोल मिथेन है, 1 मोल मिथेन है, तो 1 मोल मिथेन क्या 11.4 लीटर वॉल्यूम घेरेगा, नहीं, इसको दो कर लो ना कैलकुलेशन में। हाँ नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सर, नहीं, क्योंकि ये 1 मोल है, 1 मोल तो 22.4, तो फोर्थ नहीं हो सकता। 16 ग्राम 32 ग्राम थोड़ी होगा। अब ये कह रहा है वेज 28 ग्राम, नहीं भाई 16 ग्राम है, तो आंसर 2 ही होगा। प्रूव भी कर सकते हैं कि 60 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं इसमें, समझ। 1 मोल है, तो क्या कर, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकाल मेरे बेटा, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकाल मिथेन के, एक, क्योंकि 1 मोल है मतलब कितने मॉलिक्यूल, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मिथेन। अरे 1 मोल मिथेन मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23, बिल्कुल सर। अब एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकाल, एक कार्बन में 6 प्रोटॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ले एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 10 गुना होगी, तो 10 से गुणा कर दे मेरे बेटा, हाँ ओके, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 10 गुना, तो इतने मॉलिक्यूल थे 1 मोल में, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके 10 गुना, तो 10 गुना किया तो एक डेसिमल इधर खिसक गया। ओ सर जी प्रूव हो गया, यस, ए का टू बी सी डी में से कोई भी हो सकता है। अब आगे बढ़ जाओ, बी पे आ जाओ मेरे बेटा, अब बी पे आ जाओ, हाँ जी सर बी पे आ जाओ। यहां हाइड्रोजन का वेट दिया है, तो हाइड्रोजन के मोल निकाल लो, गिवन वेट हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2, सर 0.5 मोल है सर, 0.5 मोल है सर, 5.5 मोल गैस, हाफ मोल गैस, 1 मोल गैस एसटीपी पे 22.4 लीटर, तो 22.4 का आधा 11.2, ओके, तो लो जी लो 11.2 लीटर घेरेगा जी। हाफ मोल हाइड्रोजन है, जब 1 मोल 22.4 लीटर घेरता है, तो हाफ मोल 22.4 का आधा घेरेगा। 1 मोल जब 22.4 घेरता है, तो हाफ मोल 22.4 का आधा घेरेगा। बहुत बढ़िया, अब सी पे आ जाओ, सी पे आ जाओ। 1 मोल नाइट्रोजन, कम ऑन, 1 मोल नाइट्रोजन गैस, ठीक है सर, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का वजन कितना होएगा अजी, 28 ग्राम होएगा। क्यों, नंबर ऑफ मोल 1 है, गिवन वेट
बाय मॉलिक्यूलर वेट N2 का 14 दूनी 28, तो ले 1 मोल, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा हाँ सर, 1 मोल का वजन 28 ग्राम। चल अब तो आंसर आ गया मेरे बेटा। हाँ सर जी। ओ हो, इसमें एक और झोल है मेरे बेटा, दिल थाम के बैठियो। हाँ ठीक है, 0.5 मोल ऑफ SO2 गैस, 0.5 मोल ऑफ SO, इसमें इन्होंने थोड़ा झोल कर रखा है, इसका तो बेटा 32 होगा ही 0.5 मोल का। हाँ बट ये भी तो हो सकता है 11.2 लीटर, है ना, ये भी हो सकता है भाई, क्योंकि हाफ मोल गैस है, 11.2 लीटर करेगा। चलो अब देख लेते हैं, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, हाँ सी का 1, सी का 1, डी का 3, है ना। तो यही मोस्ट एक्यूरेट है इसमें, है ना, यही मोस्ट एक्यूरेट है, क्योंकि डी का मेरे बेटा ये भी हो सकता है, अरे बिल्कुल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो मोस्ट एक्यूरेट आपका डी है। आ गया ना समझ में? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कर सकते हैं अपन। ध्यान रखना, आई सर के एग्जाम में केवल 15 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री से, जिसमें फिजिकल में से 5 होंगे, और 5 मैं तेरे बिल्कुल इंश्योर कर दूंगा। मेरे साथ बस कंसेप्ट कर, देख यही इस पूरे इस सीरीज का यही एक पैटर्न है। एक क्लास में हम सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में उसके ऊपर जो क्वेश्चन जैसे से आते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर, चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, आपको मजा सा आ जाएगा। हाँ सर, ये है अगला क्वेश्चन। ठीक है सर, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सर जी बताओ ना, तो ध्यान से देखना मेरे बेटा। कह रहा है हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाय मास। ठीक है, अच्छे से समझो, फिर तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा बिल्कुल दमदार, और तुम्हारे जीवन से मतलब दुनिया का हर बच्चा उसको रिलेट कर सकता है। ठीक है ना, ऐसी रियल स्टोरी है भाई साहब। ठीक है, तो चलो अब इसको बताना क्या कह रहा है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स, ओके, हीमोग्लोबिन कंटेन्स, अच्छा 0.34% आयरन बाय मास, ये तो आया हुआ है क्वेश्चन जेई में। हाँ, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके ओके, हीमोग्लोबिन में 0.34% ऑफ आयरन बाय मास है, मतलब जितना हीमोग्लोबिन होगा उसका 0.34% आयरन होएगा। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ आयरन एटम इन 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो सुन, हीमोग्लोबिन टोटल तेरे को दिया है मेरे बेटा, मुझे पॉज करके पहले आप आंसर करो मेरे बेटा। देखो जब तक खुद से नहीं करेंगे ना, टीचर चाहे 1000 क्वेश्चन करा ले, देखो तुमने पहले 1-2 साल किया भी होगा, टीचर चाहे 10,000 क्वेश्चन करा ले, जब तक आप खुद से पेन लेके बेटा रगड़ोगे नहीं ना, परफेक्शन नहीं आएगी। न्यूमेरिकल सॉल्विंग, न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक सम टाइम, तो घबराना नहीं है शुरू में, अपने से ना हो तो, बट हाँ अपने से करने की कोशिश जरूर करनी है। ठीक है ना, तो देख धीरे धीरे धीरे, ये स्लो पॉइजन है, धीरे 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 चढ़ता है बेटा ये, है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा 10-15 दिन में कि तुझे परफेक्शन आ जाएगी, बट हाँ 10 दिन फिर लगे रहना पड़ेगा। एकदम से हीरो नहीं बनते न्यूमेरिकल्स में, मैं फिर से बता दूं, कहीं सोचो ओ पहला ही दिन है, पहले कभी किया नहीं और एकदम से हम हीरो बन जाएंगे, नहीं, पहले समझ में कैसे कर रहा हूं, फिर इसको बिना देखे अपने से करना है। देखना धीरे 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 आपको न्यूमेरिकल में परफेक्शन आएगी। ठीक है, बच्चा क्या सोचता है ना जनरली कि पहले दिन से वो सारे न्यूमेरिकल ना फटफट उड़ाने शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता मेरे बेटा, क्योंकि तुम केमिस्ट्री में नहीं फंसोगे, कभी कंसेप्ट में नहीं फंसोगे। प्रॉब्लम क्या होती है, न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं बनी होती बच्चे की, क्योंकि पहले वैसी कभी प्रैक्टिस करी नहीं होती, और न्यूमेरिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए ना अप्रोच बननी जरूरी होती है, और वो प्रैक्टिस से होती है। 10-15 दिन तुझे लगना पड़ेगा मेरे साथ प्रैक्टिस में। ओके, तो चलो अब ये क्या कह रहा है भाई, आपका नंबर ऑफ आयरन एटम बताने हैं, 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब चलो हीमोग्लोबिन 3.3 ग्राम है, तो इसमें मेरे बेटा आयरन कितना होएगा, इतने ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन कितना होगा 0.34%, तो 3.3 ग्राम पूरा हीमोग्लोबिन है, उसमें आयरन आयरन निकाल ले कितना होगा 0.34%, तो 3.3 ग्राम का 0.34%। अब कई बच्चों को पता है ये भी प्रॉब्लम होगी कि सर ये क्यों कर दिया, जबकि ये बेसिक 6ठी-7वीं की परसेंटेज वाली चीज है। चल मैं फिर भी बताऊंगा एक एक को। अब जैसे मान ले मैं कह रहा हूं आप
100 का 5% निकालो, तो 100 का अगर 5% निकालना है तो उसको 5/100 से गुणा कर दे, तो ले 5 आ गया। ओ अच्छा, ऐसे ही 3.3 ग्राम का 0.34% निकालना है तो 3.3 इंटू 0.34/100। बोलो आ गई बात समझ में? अरे वाह सर जी, मजा सा आ गया सर। ठीक है तो जैसे मैं कहता हूं, ऑप्शन फिर से देख ले, मैं कहता हूं 20 का 80% निकालो, तो ले 20 इंटू 80/100, तो 20 का 80% आ गया। ओके सर, 16। 20 का 80% 16 होता है। बोल आ गई बात समझ में? सेम वे 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन था, उसका 0.34% निकालना है तो 3.3 इंटू 0.34/100, तो 0.34% आ गया। अरे वाह सर जी, तो ये ले इतने ग्राम, क्योंकि ये ग्राम में था तो आयरन इतने ग्राम है मेरे बेटा। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा सर जी, कर लो ना सर कैलकुलेट, कोई भी दिक्कत नहीं, चलो करो, तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है सर, 0.34, 3.3, 3 चौक 12, हासिल गई एक, 3 तिया 9 और 1 10, फिर से किया 201, कितना आ गया? 2 2 1 1 डेसिमल 1.122 ओके बाय 100 ग्राम। ओ जी इतना कम है आयरन। ओके 3.3 ग्राम में इतने ग्राम आयरन है। ओके अब इसने पूछा है नंबर ऑफ एटम, तो इतने ग्राम में नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। आयरन का एटॉमिक वेट आपको पता है। ठीक है सर, ये तो आ गया। 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन का 0.34% आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसमें नंबर ऑफ एटम, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसी के भी एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम का वजन होता है। हाँ सर, कल बताया था। तो 56 ग्राम आयरन में कितने एटम होंगे आयरन के? 6 इंटू 10⁻23 एटम्स। कल बताया था मेरे बेटा, दुनिया में किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर उसके 1 मोल एटम होते हैं। सही बात। तो 56 ग्राम आयरन में इतने एटम, तो इतने ग्राम आयरन में कितने एटम? हाँ, क्योंकि क्योंकि 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में इतना आयरन है, तो जो 56 ग्राम आयरन में इतने एटम, तो 1.122/100 ग्राम आयरन में कितने एटम होंगे? यूनिटरी मेथड, ये हाँ, डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, सही कह रहे हो सर, वो बहुत बढ़िया। 100 को लिख सकता हूं, है ना? अब चलो बस इसको मेरे बेटा सॉल्व करना है। करना चाहोगे आप सॉल्व? अरे सर जी बिल्कुल कर देंगे। करोगे मेरे बेटा? कर लो इसको सॉल्व। सॉल्व करके मेरे बेटा आपका इसको आ गया होएगा, क्या आएगा है? ये इंटू में ये इंटू में ये आ गया होगा 0.12। हाँ, ये 10⁻² है, ऊपर जाएगा तो 10⁻², 23 में से 2 गया, 10⁻21। ओके सर, अब बहुत बढ़िया। अब इसको डेसिमल एक इधर खिसका ले, 1.2 तो 10⁻20। सर इतने आयरन एटम होंगे। ओहो सर जी, बिल्कुल आत्मा में समा गया। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरा बच्चा कर सकता है। हाँ सर जी, बिल्कुल फोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जितने क्वेश्चन करने हैं मेरे साथ करो ना, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट। बेटा ध्यान रख, जितने मैं करा रहा हूं यही वैरायटी आती है मोल कॉन्सेप्ट से, तो इसमें क्या तेरी सारी वैरायटी क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जानी है इसमें। ओके सर, अब ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अब दिल थाम के बैठना। बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग समझेंगे इसको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जेई में आया हुआ है मेरे बेटा। देखो जेई का और आई सर के एग्जाम में ऑलमोस्ट लेवल सिमिलर ही होता है। जनरली जेई मेन के इस लेवल का रखता है। ठीक है ना, हम उससे भी बेटर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है तो ध्यान से देखना, मतलब वो तो करेंगे करेंगे, उससे भी बेटर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्या कह रहा है? 2 elements A and B form 0.15 mole of A2B and AB3 type compounds. Okay, okay. 0.15 mole A2B बन रहा है and 0.15 mole AB3. If both A2B and AB3 weigh equally, then atomic weight of A is how many times of atomic weight of B? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ,
हाँ, तो यहां पे इसको बस यहां मेंशन कर देना चाहिए 0.15 मोल्स ईच ऑफ, तो अंग्रेजी थोड़ी सी परफेक्ट हो जाती। ओके, मतलब दोनों का 0.15 मोल बनाया। ओके सर, ठीक है। अब कैसे करना है, सब लोग दिल थाम के बैठना, मुझे पॉज करके करने की कोशिश करो मेरे बेटा, ठीक है। तो चलो अब मैं कराता हूं, सब लोग सुनते जाना। आपका A2B बना, ठीक है सर, एंड AB3 बना, ठीक है। दोनों का कह रहा है 0.15 मोल बनाया। ओके, और कह रहा है कि दोनों का वजन बराबर है। ओहो, वो दोनों के 0.15 मोल का वजन बराबर है। ओके, तो कह रहा है देन द एटॉमिक वेट ऑफ ए इज हाउ मेनी टाइम्स, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब बेटा इसके 1 मोल का वजन निकाल ले, एटॉमिक वेट नहीं पता, ए का मान ले ए, बी का मान ले बी, एटॉमिक वेट, ठीक है ना। ए का एटॉमिक वेट मान ले ए, ओके, और बी का एटॉमिक वेट मान ले बी, ठीक है सर। ओके, बोले इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, एक एटम का ए तो 2 एटम का 2A, एक एटम का बी, इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना आ गया। शाबाश सर। इसका मॉलिक्यूलर वेट एक एटम का ए, 3 एटम का। ओके, कह रहा है इफ बोथ ए टू बी, दोनों का 0.15 मोल है। अच्छा, तो दोनों के 0.15 मोल का वजन बराबर है। ओके, तो मेरे बेटा 0.15 मोल, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, समझना, इसके 0.15 मोल का मुझे नहीं पता गिवन वेट कितना है, मान लिया W ग्राम, है ना, तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसके 0.15 मोल, मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट नहीं पता, कह रहा बट वेट बराबर है। ओके, मान लिया W ही होगा, बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट A+3B। ओहो, A+3B, शाबाश। तो कह रहा है इसके 0.15 मोल का वजन W, है ना, इसके 0.15 मोल, कह रहा है दोनों का वेट बराबर है, देखना वे इक्वली। ओके, तो ले इसका ये वेट क्या आ गया, 0.15 इंटू 2A+B, शाबाश। इधर क्या आ गया वेट, 0.15 A+3B, और कह रहा है दोनों का वेट बराबर है जी। हाँ, तो बस बराबर कर ले अजी, बराबर कर ले, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ले 0.15 चला गया, 2A+B बराबर A+3B, ए और बी का बस रिलेशन निकालना है, ए वाले को इधर ले जा, 2A माइनस ए, 3B माइनस बी, 2A माइनस ए, 3B माइनस 2B। हाँ, तो कह रहा है एटॉमिक वेट ऑफ ए इज 2 टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ बी। बोल आया ना समझ में, ओ मेरे बेटा घबरा मत, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बाय मोल, दोनों का 0.15 मोल लिया था, मान लिया इसका गिवन वेट W, इसका गिवन वेट W, कह रहा है दोनों का वजन बराबर है, W बराबर है, तो बराबर कर दिया, आ गया, बिल्कुल टुच्चा क्वेश्चन था। अरे हाँ सर, कोई दिक्कत ही नहीं सर इसमें तो। चल, अब ये क्वेश्चन करके बताएगा मेरा बेटा, मैंने नहीं बताना मेरे बच्चों। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला, अब मेरा बेटा देख सारे क्वेश्चन वो सीख चुका है, ठीक है ना, कौन से वाले, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर सकते हो। बिल्कुल सर, सर क्वेश्चन के थ्रू तो सबसे मस्त प्रैक्टिस होती है, और क्या, और मैं क्या और कुछ बोल रहा था, यही तो था। बहुत बढ़िया सर। अब चलो एम्पिरिकल फॉर्मूला देखते हैं। तो देख अभी ना जितने भी क्वेश्चन एटॉमिक वेट का आ जाए, मॉलिक्यूलर वेट का आ जाए, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आप सब निकाल सकते हो, हमने उसके सारे क्वेश्चन कर लिए प्रैक्टिस। ओके सर, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्यार भरा लग रहा है, बढ़िया सा ठीक है सर, देख लेते हैं आप। कह रहा है व्हेन 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 60% कार्बन, ठीक है, was burned completely, 4.4 ग्राम CO2 was produced. Okay, the molar mass of compound बताना है। अच्छा, ये तो ऐसी मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। कह रहा है 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है भाई, अपन नहीं जान रहे, है ना, तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मुझे नहीं पता क्या, CXHY, भाई हाइड्रोकार्बन, हाँ ठीक है,
इसमें 60% कह रहा है कार्बन है। ओके 60% मेरे बेटा कार्बन है, ठीक है। और जब इसको जलाया, हमेशा ध्यान रखना किसी भी हाइड्रोकार्बन और उसके हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को जलाओगे तो मेरे बेटा सारा का सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और हाइड्रोजन जो है वाटर में, ये जीवन भर याद रखना, ठीक है। तो जितना भी मेरे बेटा इसमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन था वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, वो CO2 में आ जाएगा। ध्यान रख, कोई भी हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव जलेगा, जलने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो मेरे बेटा सारा का सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट होता है। अब ये कह रहा है कि 4.4 ग्राम CO2 बना, ठीक है, 4.4 ग्राम CO2 बना। ओके, अब मेरे बच्चों, है ना, हाँ कंप्लीटली जला दिया इसको, देखना, हाँ वॉज बर्न्ड, बर्न्ड मतलब जलाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो ये पूरा जल गया। इसमें जितना भी कार्बन था वो CO2 में आ गया, CO2 बना 4.4 ग्राम। अब 4.4 ग्राम CO2 में देख ले कितना कार्बन है, जितना भी कार्बन होगा वो इससे आया होगा, सही बात है। तो चलो 4.4 ग्राम CO2 में कार्बन निकालते हैं। सर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, सीख ले। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल, एक कार्बन का 12, ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16, दो का हो गया 32। सर मॉलिक्यूलर वेट 44, तो CO2 में हमेशा अगर 44 ग्राम CO2 होएगा तो उसमें कार्बन 12 ग्राम होएगा ही होएगा, कोई माइकल लाल रोक ही नहीं सकता। हाँ सर, जब CO2 44 ग्राम होगा उसमें कार्बन 12 ग्राम होगा ही होगा। अरे हाँ, तो 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होगा ही होगा, फॉर्मूले से ऐसे पता लगा लेते हैं। तो जब 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है तो 4.4 ग्राम CO2 में कार्बन कितना होएगा, यूनिटरी मेथड ये डिवाइडेड बाय इनटू में ये, हाँ सर इतने ग्राम कार्बन होएगा। हाँ डेसिमल हटाओ 10, ये गया 12/10, 1.2 ग्राम। तो 4.4 ग्राम CO2 में 1.2 ग्राम कार्बन होगा ही होगा मेरे बेटा। जब 44 ग्राम में 12 ग्राम होता है तो 4.4 ग्राम बना है, तो उसमें 1.2 ग्राम। तो इसका मतलब, और वो सारा का सारा कार्बन कहां से आया है, कहां से आया है, यहां से आया है। ओ ओके, तो इसमें मेरे बेटा 1.2 ग्राम कार्बन होगा। अब ये कह रहा है 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में 60% कार्बन है। ओके ओके, अब इसका मोलर मास पूछ रहा है, तो घबरा मत, बहुत ध्यान से देखियो मेरे बेटा। मोलर मास, तो इसका मान लिया मोलर मास m, लेट मोलर मास बी m, ठीक है सर, मान लिया मोलर मास m, ठीक है सर। तो इसके एक मोल का मास कितना होएगा, एक मोल का मास m ग्राम, हाइड्रोकार्बन पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हाँ, तो 0.01 मोल का मास कितना होएगा, जल्दी बोल। जब एक मोल का मास m ग्राम, तो 0.01 मोल का मास का कितना होगा, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये 0.01 m ग्राम। यस सर, 0.01 मोल का वजन हो गया 0.01 m ग्राम। यस यस सर, हाँ अब ले 0.01 मोल का वजन है 0.01 m ग्राम, ठीक है। इसका 60% वेट कार्बन का है, तो इसका 60% वेट निकाल ले। इसका 60% क्या होगा, ये इंटू में 60/100। तो ले 0.01 मोल कंपाउंड का वजन है इतना, उसका 60% है कार्बन, तो ले, हाँ तो इसका 60% निकाला, उसका 60% वजन है कार्बन का वजन, और कार्बन 1.2 ग्राम था इस कंपाउंड में। ले मेरे बेटा m आ गया। बोल आई बात समझ में, समझ भाई। मुझे मोलर मास नहीं पता, मान लिया मोलर मास m, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखने पर एक मोल का वजन, एक मोल कंपाउंड का वजन होगा m ग्राम, 0.01 मोल का वजन होगा 0.01 m ग्राम, और इस कंपाउंड में 60% कार्बन है, तो 0.01 मोल कंपाउंड का वजन है इतना, तो उसका 60% विल बी द वेट ऑफ कार्बन, और कार्बन इस कंपाउंड में 1.2 ग्राम था। बहुत बढ़िया, क्योंकि जितना भी यहाँ कार्बन आया यहीं से आया होगा। ओ सर जी मजा आ गया, सर जी इससे आसान तो कुछ ना लगा आज तक जीवन में। बहुत बढ़िया, तो अब सॉल्व कर ले। m, हाँ सर कितना आएगा, इसको यहाँ डेसिमल कर,
हाँ, एक जीरो से एक जीरो गया, हाँ, 6 दूनी 12, हाँ, तो m क्या आ गया 2/0.01। और बहुत बढ़िया, डेसिमल हटाया तो 2 उसके बाद है, तो लो जी सर m 200 आ गया सर। सर मॉलिक्यूलर मास 200 है सर। सर जी कहर, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं मेरे बेटा, इस दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है अगर समझ के करोगे। अगर रट्टे नहीं मारोगे, तुक्के नहीं मारोगे, तो बेटा इस दुनिया में नथिंग इज टफ। ओके सर, बिल्कुल आत्मा में समा चुका है। अब मेरे बेटा, हाँ, कैसा क्वेश्चन कर रहा हूं, चल ऐसा सही एक क्वेश्चन और कर दे, कम ऑन, तुझे और परफेक्शन आ जाएगी, कम ऑन, कम ऑन, करता जा मेरे बेटा। मैं बता रहा हूं सारी वैरायटी कवर कर लेंगे इस प्रैक्टिस के अंदर अपन। ठीक है सर। अब ये क्या कह रहा है अगला, ये कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन इज दिस मच। मतलब इतने मोल चाहिए मीथेन के। आहा, तो सुन मेरे बेटा, दुनिया में कोई भी रिएक्शन जीवन भर याद रखियो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, ओके, ओके, चल अब बहुत ध्यान से देखना, करो इसको करो। पिछली क्लास में बताया था ना स्टोइशियोमेट्री। हाँ सर, मुझे पॉज करो और करो। देखो जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं यहाँ पे तेरे को चाहे 10,000 क्वेश्चन करा लूं बेटा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्शन नहीं आएगी। और हमारा पर्पज है परफेक्शन लेके आना। ठीक है, तो करो। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। ये कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। तो सुनो, मीथेन को जला रहे हैं, कंपाउंड दे रखा है तो बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं। कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है सारा कार्बन CO2 में जाएगा, सारा हाइड्रोजन H2O में जाएगा। ओके, बैलेंस कर लो, है ना, मैंने बताया था बैलेंस के अकॉर्डिंग। हाँ जी, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 ही थे, आप आगे संख्या लगा के ही बैलेंस कर सकते हो, हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ 2 एटम, 2 यहाँ 4 एटम, लो मेरे बेटा बैलेंस, कार्बन 1 कार्बन 1, बिल्कुल बैलेंस। अभी कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2। चलो लेट अस सी, घबराओ नहीं, मुझे पता है 1 मोल CO2 मिलेगा हमेशा इसके 1 मोल को जलाने से। ठीक है सर, 1 मोल CO2 मिलेगा 1 मोल मीथेन को जलाने से। अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो ये 22 ग्राम CO2 बना, तो कितने मोल बना, CO2 के मोल निकाल लो 22 ग्राम, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ओहो 22 दूनी 44। सर 0.5 मोल बना है सर, हाँ 0.5, तो 1 मोल बनता है 1 मोल मीथेन से, तो इसका 0.5 मोल बन रहा है, तो 0.5 मोल कितने से मिला होगा, बराबर से ही। जब 1 मोल 1 मोल से मिल रहा है तो 0.5 मोल 0.5 मोल से मिलेगा, बराबर से, तो 0.5 मोल मीथेन से मिलेगा 22 ग्राम CO2। अब इसको लिखना है x इंटू 10⁻², तो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 50 इंटू 10⁻²। अरे हाँ, तो 0.5 मोल CO2 मतलब 22 ग्राम CO2 मिलेगा। अरे ये 0.5 ही तो हो गया, हाँ, तो 50, द वैल्यू ऑफ x इज 50। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कितना टुच्चा क्वेश्चन था, और सर जी मजा आ गया। तो अब मेरे बच्चे ने बताना है, मैंने नहीं बताना। हम्म चलो अब ये वाला करके बताओ, मजा आ जाएगा और कहर आ जाएगा आपको, कहर मजा आ जाएगा मेरे बच्चे को। ठीक है सर, फोड़ देंगे। चलो ये क्वेश्चन करो, अब आपने करना है, मैंने नहीं करना, मेरे बच्चे ने करना है। ओके सर। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन पे आपने सोच लिया होगा, तो अब इस क्वेश्चन को अपन लोग देखते हैं। ठीक है सर, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, तो देखो ये कह रहा है कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। बेटा जी कोई भी रिएक्शन होता है बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, तो जब भी कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। हाँ सर आपने बताया था, तो लो, तो बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। हमें ग्लूकोज को जलाना है, जलाना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। ठीक है सर, और हमें पता है जब भी कोई हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जलता है सारा का सारा कार्बन CO2 में आएगा,
तो इसको बैलेंस कर ले। ओके, सारा का सारा हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके सर, तो हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ 6 दूनी 12, 6 कार्बन। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, यहाँ है 6 दूनी 12 और 6 18, 18 ऑक्सीजन है, 6 ऑलरेडी हैं, तो 12 और करने पड़ेंगे। 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12, 6 18, बिल्कुल बैलेंस हो गया। अरे वाह सर जी वाह। और हमें पता है दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। बिल्कुल सर। अब इसका एक मोल हमेशा देगा मेरे बेटा, ठीक है ना। क्या बताना है अपन को, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ, हाँ कितना ऑक्सीजन चाहिए 900 ग्राम ग्लूकोज के लिए। तो इसका और इसका पूछा है, एक मोल हमेशा खाता है 6 मोल, तो इसके एक मोल को जलाने के लिए 6 मोल चाहिए। ओके, एक मोल ग्लूकोज को जलाने के लिए 6 मोल ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बैलेंस ऐसा बोल रही है तो ऐसा ही होगा। ओके सर, एक मोल ग्लूकोज को जलाने के लिए 6 मोल ऑक्सीजन चाहिए। पूछ रहा है 900 ग्राम को जलाने के लिए कितना चाहिए, तो ले इसके एक मोल का वजन कितना लिख सकते हैं सर, 180 ग्राम। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल का वजन, तो ले एक मोल ग्लूकोज बोलूं या 180 ग्राम ग्लूकोज, बात सेम है, बात सेम है जी। 180 ग्राम को जलाने के लिए इसका वेट पूछा है ना, हाँ कितना लगेगा। ओके, तो इसके 6 मोल का वेट लिख ले। एक मोल O2 होता है 32 ग्राम, 16 दूनी 32, क्यों? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल का वजन, एक मोल का वजन 32 ग्राम, तो 6 मोल का वजन 32 इंटू 6 ग्राम, 6 दूनी 12 हासिल गई, एक 6 तिया 192 ग्राम, तो 6 मोल O2 मतलब 192 ग्राम O2। बिल्कुल सेम बात है, बस मोल्स को वेट में कन्वर्ट कर दिया। तो 180 ग्राम को जलाने में 192 ग्राम लगता है ऑक्सीजन, तो 900 ग्राम ग्लूकोज को जलाने में कितना लगेगा? आहा, कर सकते हैं सर, बहुत बढ़िया। ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, सर जी बहुत बढ़िया। एक जीरो से एक जीरो कैलकुलेशन कर लो, 18 पंजे 90। ओके, 192 5 करो, इतने ग्राम लगेगा। 5 दूनी 10 हासिल गई एक, 5 निम 45 और एक 46, 4 5 एकम 5 और 4 9, सर 960 ग्राम O2 लगेगा, 960 ग्राम O2 लगेगा। सिंपल कैलकुलेशन है मेरे बेटा, आई होप मेरा बच्चा कर सकता है क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यही ऐसे ही क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन बेटा आईसर में आएंगे और आप फोड़ के रख दोगे। सर जी वाह, ग्रेट सर, मजा सा आ गया सर। चलो अब इस क्वेश्चन को करना, एक और रिएक्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर जेई में आया भी हुआ है ना, क्योंकि देखो जेई वाला ही जो लेवल है ना, स्पेसिफिकली मैं जो क्वेश्चन देख रहा हूँ आईसर के पिछले 7-8 साल के, सब बिल्कुल जेई मेन लेवल के ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम जेई मेन के भी करेंगे, जेई एडवांस के भी करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ है, तो अब इसको दिल थाम के बैठना। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन मेरे बेटा? ये कह रहा है, चलो मुझे पॉज करके करो, ये क्वेश्चन तो आपने खूब देखा होगा, हाँ हाँ, तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ 5 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट, करना चाहोगे? ये आप कर सकते हो मेरे बेटा, आप ये इसको कर लोगे बेटा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको ध्यान से सुन लेना। करोगे तुम? करो करो। तो मेरे बेटा देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार देखा भी होगा इस क्वेश्चन को तो आपने। हाँ, क्या कहता है ये क्वेश्चन, अब इसको बहुत ध्यान से देखना। ये कह रहा है, इफ 5 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट, ठीक है भाई। तो बेटा आपको पता है बेरियम क्लोराइड को सोडियम फॉस्फेट से रिएक्ट कर रहा है, अच्छा। तो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स बेरियम फॉस्फेट के कितने बनेंगे, तो दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो बैलेंस इक्वेशन लिख लो। कैसे लिखेंगे सर? बेरियम फॉस्फेट बनना चाहिए, क्वेश्चन से पता लग रहा है, और अभी बैलेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि सोडियम और क्लोरीन भी बाकी है, तो वो NaCl बनाएगा। इतना दिमाग लगाना पड़ता है, तो चलो बैलेंस करते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पे मेरे बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है, हाँ क्या दिख रहा है, फॉस्फेट 2 हैं, तो सर 2 फॉस्फेट के लिए तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, तभी 2 फॉस्फेट होंगे। सोडियम 6 हो गए, सोडियम 6 हो गए, तो 6 NaCl, सोच सकते हैं ना। और करो बैलेंस आराम से हो जाएगा।
तो मेरे बच्चे देख बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको तो, है ना। हाँ सर बिल्कुल, सोडियम 6 हो गए सर, क्लोरीन 6 चाहिए सर, क्लोरीन 6 कब होंगे 3, तो बेरियम 3। बिल्कुल बेटा, एक एक चीज बैलेंस हो गई। यस, दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। अब ये कह रहा है कि भाई आपका 5 मोल बेरियम क्लोराइड लिया, ठीक है सर, और सोडियम फॉस्फेट ले लिया 2 मोल। कह रहा है इसके कितने मोल बन सकते हैं। दुनिया में बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, बैलेंस लिख लिया। फिर मैंने कल एक चीज बताई थी पिछली क्लास में, लिमिटिंग रिएजेंट कब यूज करते हैं, जब रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो तो दोनों में से कोई एक डिसाइड करता है कि कितना बनेगा। ओके, तो सर कौन सा वाला डिसाइड करेगा, जो पहले खत्म हो जाएगा। जो पहले खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है और वो डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब सर कौन खत्म होगा, तो सुन, दुनिया में रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। इसका 2 मोल खाता है, इसके 3 मोल को, हमेशा ऐसा ही होगा। तो जब इसका 2 मोल खत्म होएगा उतने टाइम में इसका 3 ही मोल खत्म होएगा। मेरे बच्चों ये बच गया। अरे हाँ, क्योंकि 2 मोल खाएगा इसके 3 मोल को, तो इसका 2 ही मोल था, तो इसका 2 मोल खत्म हुआ तो इसका 3 मोल खत्म हो गया, तो ये बच गया। ये खत्म हो गया मेरे बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पहले खत्म हो गया, ये लिमिटिंग है, ये डिसाइड करेगा मेरे बच्चों। 2 मोल देता है 1 मोल, आधा। 2 मोल देता है 1 मोल, तो 2 मोल है, तो मेरे बच्चों ये 1 मोल बनेगा। और सच्ची बोलो तो बेरियम फॉस्फेट मेरे बेटा 1 मोल बनेगा। क्लियर हुआ, कितना फर्जी क्वेश्चन था। हाँ सर जी, अब सर जी कुछ तोड़ फोड़ क्वेश्चन करा दो, ठीक है ना। हाँ चल, अब लिमिटिंग रिएजेंट का एक और क्वेश्चन कराता हूं, ताकि लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। चल एक और क्वेश्चन करो। चलो एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से देखना है। कह रहा है नाइट्रोजन दिया है 20 ग्राम, हाइड्रोजन दिया है 5 ग्राम। तो क्या कह रहा है, कंसीडर द अबव रिएक्शन, द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, और कितने अमोनिया के बनेंगे। यहां पे देख मोल ना देके इन्होंने वेट दे दिया है, तो बिल्कुल चिंता मत करियो। अब लिमिटिंग कैसे पहचानेंगे, ना वही पूछ रहा है, लिमिटिंग पहचानो जो पहले खत्म हो जाए। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। हमें पता है 3 मोल हाइड्रोजन, हाँ हाँ, 3 मोल हाइड्रोजन, या फिर ऐसे कर ले, 1 मोल नाइट्रोजन हमेशा खाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन हमेशा खाएगा 3 मोल हाइड्रोजन को। सही बात है सर। अब इसको वेट में कन्वर्ट कर, 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, N2 का मॉलिक्यूलर वेट 28, 14 दूनी 28। यस सर, 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है सर, 3 मोल हाइड्रोजन को खाएगा, 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 2 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट, तो 3 मोल हो गया, 3 दूनी 6 ग्राम। सही बात है, 28 ग्राम नाइट्रोजन हमेशा 6 ग्राम हाइड्रोजन को खाएगा बैलेंस के अकॉर्डिंग। तो 20 ग्राम कितने को खाएगा, तो 20 ग्राम दिया हुआ है बर्तन में, तो 20 ग्राम ने कितने को खाया होगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, इतने ग्राम हाइड्रोजन को खाया होगा 20 ग्राम नाइट्रोजन ने। ठीक है, ओके सर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, अब इसको कर लेते हैं अपन। ठीक है सर, करो ना। ये हो गया 10, 2 से किया ऊपर नीचे, और ये हो गया 14। ओके, तो ये 60/14। ओके, इतने ग्राम हाइड्रोजन। अब फिर से 2 से कर लो ऊपर नीचे, तो 30/7। इतने ग्राम हाइड्रोजन को खाएगा 20 ग्राम नाइट्रोजन। अब कर लो, 7 चौक 28, 2 बचे 20, 7 दूनी 14, 6 बचे, हाँ 7 8 56। तो इतने ग्राम हाइड्रोजन को खाएगा, तो 20 ग्राम नाइट्रोजन 4.28 ग्राम हाइड्रोजन को खाएगा। तो ये 20 ग्राम पूरा खत्म हो गया, उतने टाइम में इसका 4.28 ग्राम ही खत्म हुआ। अच्छा, तो ये बच गया मेरे बेटा, ये बच गया। समझ, 1 मोल खाता है, 3 मोल को वेट में कन्वर्ट किया, 28 ग्राम खाता है 6 ग्राम को, तो 20 ग्राम कितने को खाएगा, 4.28 ग्राम को। इसका 20 ग्राम खत्म हुआ, तो इसका 4.28 ग्राम ही खत्म होगा, तो ये बच गया, ये खत्म हो गया। तो नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। आंसर या तो सी होगा या डी होगा। अब ये कह रहा है कि अमोनिया कितना बना होगा, तो बेटा अमोनिया कितना बना होगा वो नाइट्रोजन ही डिसाइड करेगा।
क्योंकि नाइट्रोजन खत्म हो गया है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, तो ले, 1 मोल नाइट्रोजन हमेशा देगा 2 मोल अमोनिया। इसने पूछा है अमोनिया कितने मोल बनेगा। हाँ, 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब 28 ग्राम। ओके, 28 ग्राम नाइट्रोजन हमेशा 2 मोल अमोनिया देगा ही देगा। तो जब 28 ग्राम 2 मोल देगा तो ये 20 ग्राम था, तो 20, क्योंकि यही डिसाइड करेगा, तो 20 ग्राम ने कितना दिया होगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर इतने मोल अमोनिया बनेगा। सर जी सही कह रहे हो सर। सर जी मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब इसको कर लो 2 से ऊपर नीचे, 10 14, फिर से करो बेटा 2 से 7, 10/7 कर लो, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, हाँ 2, 7 दूनी 14, 1.42 मोल बनेगा मेरे बेटा। सी मस्ट बी द राइट आंसर। देख बेटा, मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर बेसिक पता है तो आप कर सकते हो। विश्वास मानो, आपके अंदर पूरा दम है। आपको बस क्या करना है, कंसेप्ट पकड़ के चलना है, कुछ भी रट्टे नहीं। देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। बेटा शॉर्टकट से क्या होता है ना, उस समय तो अच्छा लगेगा आपको, बट जब पेपर आएगा ना, सारे शॉर्टकट धोखा दे जाते हैं। और आईसर जैसा एग्जाम, आईआईटी जैसा एग्जाम, जहां पे कंसेप्ट की चेकिंग होती है, तो हमें रटना कुछ भी नहीं है, सब चीज को बिल्कुल बेसिक से समझना है। और मेरे बेटा दुनिया में विश्वास मानो, कोई शॉर्टकट नहीं होता। क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्की सी ट्विस्ट होगी, धरे रह जाओगे। और जहां तक बात है, कुछ बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूले रटने, फॉर्मूले याद करने, मेरे बच्चों फॉर्मूले याद करने से कभी कुछ नहीं होगा, विश्वास मानो। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो तुम 2 साल से फॉर्मूले याद कर रहे हो, यही समझ में नहीं आता ना क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट को समझना। अगर कंसेप्ट को समझोगे तो मेरे बच्चों फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेसिक से ही तो कर रहे हैं, बता कौन सा हमने कोई फॉर्मूला लगा दिया है। बस हमें बस एक चीज पता है कि जो पहले खत्म हो जाए वो लिमिटिंग। दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। बस दिस इज हाउ वी डू इट। और खुद सोच, तुमने इतने फॉर्मूले आपने याद किए, कभी क्वेश्चनों में कितनी जगह फंस जाते हैं, यही यही सोचते रह जाते हैं यार कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब रट्टे मारोगे फॉर्मूलों के तो ऐसे ही होगा ना। इसे रटना नहीं है, हर चीज को बेसिक से समझना है। एंड विश्वास मानो, आप में पूरा दम है दुनिया का कोई भी एग्जाम फोड़ने का। पहचानो अपनी उन शक्तियों को, बस हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे टीचर समझा रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्या कारण है ऐसा करने का, तो वो चीजों को समझना है बस। ठीक है, और हाँ फिर से फ्री में बोल दूंगा, मैं क्या बेटा दुनिया का मतलब भगवान जी भी आके आपको सारे क्वेश्चन करा देना खुद से। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपके दिमाग में वो न्यूमेरिकल वाले कनेक्शन नहीं जुड़ेंगे। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या करना है, उसके लिए जो मैं करा रहा हूं पहले उसको समझो, फिर उन्हीं को बिना देखे अपने से करो। उससे क्या न्यूमेरिकल कनेक्शन ब्रेन में जुड़ते हैं। धीरे 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 आप देखोगे न्यूमेरिकल्स में परफेक्शन आ जाएगी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन करा दो सर, हम तो बिल्कुल तैयार हैं सर। तो चलो अब सब लोग सुनते जाना। अब एम्पिरिकल फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। ठीक है सर, कर लेंगे सर, तो सुनते जाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपाउंड ए कंटेन्स 8.7% हाइड्रोजन, 74% कार्बन एंड 17.3% नाइट्रोजन। कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होएगा। सब लोग अब सुनते जाना। कराऊं क्या मैं? हाँ सर जी करा दो। तो सब लोग सुने, एक कंपाउंड में 8.7% हाइड्रोजन है, 74% कार्बन है। कार्बन है, अच्छा, हाइड्रोजन है, हाँ, नाइट्रोजन है। कल मैंने सिखाया था एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो मेरे बेटा कह रहा है अगर मान ले कंपाउंड 100 ग्राम है तो उसमें 74 ग्राम कार्बन होएगा, हाँ, हाइड्रोजन 8.7 ग्राम होएगा, हाँ, और 17.3 ग्राम नाइट्रोजन होगा। तो ये वेट रेशियो है एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए। खैर मॉलिक्यूलर पूछ रहा है, एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर निकाल लेंगे, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, पहले एम्पिरिकल निकाल लो, जब भी परसेंटेज दी हो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लो। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। ये तो वेट रेशियो है, तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालना है स्मॉलेस्ट, तो नंबर ऑफ एटम का रेशियो मोल रेशियो के बराबर, तो मोल निकाल लो। कार्बन के कितने मोल एटम गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन के कितने मोल एटम गिवन वेट बाय इसका एटॉमिक वेट, नाइट्रोजन के कितने मोल एटम गिवन वेट बाय इसका एटॉमिक वेट। लो मेरे बेटा, ये आपके आ गए नंबर ऑफ मोल, तो मोल रेशियो आ गया। ठीक है,
तो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, उससे मॉलिक्यूलर निकालना मैं सिखा दूंगा। ये सिंपली है, कर लो इसको, है ना। 74/12 6.166 मोल हैं इसके, ठीक है सर। 8.7 ही मोल हो गए इसके। इसके कितने हुए 17.3/14, ये 1.23 मोल। तो मेरे बेटा स्मॉलेस्ट, ये हो गया मोल रेशियो। अब स्मॉलेस्ट मोल रेशियो के लिए स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट मोल 1.23 है, तो 1.23 स्मॉलेस्ट मोल के लिए, अरे हाँ, तो यस सर, तो स्मॉलेस्ट मोल रेशियो आ गया सर, है ना, 6.16/1.23, ये आ गया 5, बहुत बढ़िया। 8.7/1.23, ये हो गया 7, हाँ लगभग लगभग, और ये हो गया 1। तो मेरे बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आया C5H7N1, सर दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। बट इसने पूछा है क्या, इसने पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल से कभी निकालना है तो n को गुणा कर दे, एक नंबर है n, उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से गुणा कर दे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है सर। ये अब n कैसे निकालेंगे सर, तो सुन घबरा मत, एम्पिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना, तो n से गुणा कर दो। अब सर n कैसे निकालेंगे, n निकालते हैं मेरे बेटा मॉलिक्यूलर मास, जिसका निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बाय एम्पिरिकल मास। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, वैसे ही एम्पिरिकल फॉर्मूले से मेरे बेटा एम्पिरिकल मास निकाला जाता है। अच्छा सर, तो सुनो सुनो सुनो, अब कैसे करेंगे सर, तो ले n निकाल, मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है इसका, दे रखा होगा 162। एम्पिरिकल फॉर्मूले से एम्पिरिकल मास निकाल ले, ठीक है निकाल, एम्पिरिकल फॉर्मूला है एम्पिरिकल मास, 12 पंजे 60, 7 हाइड्रोजन का 7, 1 नाइट्रोजन 14, तो कितना हो गया 7 4 11, हासिल गई 1 2 2 और 6 8 81। मेरे बेटा N2 आ गया, N2 आ गया। तो ले आप इसको एम्पिरिकल फॉर्मूले को 2 से गुणा करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, तो C10 H14 N2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोल आज के बाद कर लेगा मेरा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आज सर जी फोड़ के रख देंगे, आ जाए कैसा भी क्वेश्चन। तो एम्पिरिकल निकालना तो कल सिखा दिया था, एम्पिरिकल से अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो एम्पिरिकल को फॉर्मूले को n से गुणा कर। n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास कैसे निकालना है, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के मॉलिक्यूलर मास, ऐसे ही एम्पिरिकल फॉर्मूला देख के एम्पिरिकल मास निकालते हैं। और बहुत बहुत बढ़िया सर जी, बोलो आ गई बात समझ में, हाँ सर मजा आ गया सर। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, सब लोग अब सिग्निफिकेंट फिगर, अब एम्पिरिकल भी सीख गया मेरा बेटा, स्टोइशियोमेट्री के भी क्वेश्चन सीख गया कैसे आते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं, इसमें मेरे बेटा 3-4 पॉइंट होते हैं जो अपन को ध्यान रखने हैं, हमेशा ध्यान रखना। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है किसी भी नंबर में यूजफुल नंबर्स, ओके, मतलब जिनका कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ महत्व होता है। तो आज की बात ध्यान रख, सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ओके, जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे सब सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है सर। और नॉन जीरो से पहले वाले सारे जीरो इनसिग्निफिकेंट, उनका कोई महत्व नहीं होता। तो इसमें अगर देखें तो ये नॉन जीरो से पहले वाले जितने भी जीरो हैं, ये तीनों जीरो इनसिग्निफिकेंट हैं। तो बस ये 2 5 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ओके, ठीक है सर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब 2 सिग्निफिकेंट के बीच वाले जीरो सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अब देखिए नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट के बीच के सारे जीरो सिग्निफिकेंट। अब देख बेटा ये पांचों अब ये भी सिग्निफिकेंट हो गए, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ओके। डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ओके। डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, इसमें तीनों नॉन जीरो, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो मेरे बेटा है सेम नंबर, तो मेरे बेटा इसमें 3। यस, बोलो। अरे वाह सर जी, आ गया समझ में। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ गया ना। चलो मैं ऐसे ही पूछता हूं आपसे, है ना, ऐसे ही चलो पूछ लेते हैं अपन। ठीक है सर जी, पूछ डालो सर। ठीक है ना, मैंने अगर ये बोला इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो ध्यान रखना 10 की पावर जो भी हो तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर इस फॉर्म में दिया हो 10 की पावर कुछ भी, तो वो इनसिग्निफिकेंट है सारी। हाँ, तो 12 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर। अब चल मैं पूछूं 12.0 इंटू 10 की पावर 5, ये इनसिग्निफिकेंट, बट डेसिमल के बाद 0, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ओके सर, ठीक है, 10 की पावर वाली सारी इनसिग्निफिकेंट कर दे। ओके सर जी। हाँ, तो इन तीनों में सेम थे, ये आ गया मेरे बेटा जी को। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर, कंसंट्रेशन टर्म पे करा दो ना सर क्वेश्चन। सर जी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, कुछ भी, क्योंकि मुश्किल ही नहीं है। अब ये कह रहा है इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करेगा। तो मेरे बेटा आपको पता है एक चीज होती है थर्मल एक्सपेंशन। हाँ सर, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ते हैं, बिल्कुल। तो वही टर्म डिपेंड करेगी जिसमें वॉल्यूम आएगा। हाँ, क्यों टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसमें वॉल्यूम आएगा वो मोलैरिटी, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो सेम सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज होगी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड। फॉर्मेलिटी मोलैरिटी को ही बोलते हैं, बस सॉल्यूट आयोनिक कंपाउंड ही होता है। अच्छा, ओके, आयोनिक कंपाउंड सॉल्यूट होता है, फॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी, इसको जीवन भर याद रखियो। बस सॉल्यूट जो होगा वो आयोनिक कंपाउंड होगा। मोलैलिटी टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आता। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मेरे बेटा इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलो, इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो ये टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करेगा। अब बहुत बढ़िया सर, आ गया। अब चल कर आता हूं एक बहुत ही तोड़ फोड़ बढ़िया क्वेश्चन, जेई एडवांस में आया हुआ, इसको मेरे बच्चों आप दिल थाम के बैठना। ओके सर जी। वैसे मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मैं आइसर के पिछले 8-9 साल के PYQs देख रहा था, और यू विल बी अमेज्ड कि मोल कॉन्सेप्ट से, मतलब उसमें मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा। मतलब PYQs का बता रहा हूँ, आइसर आइसर के PYQs का। हाँ, उसमें मोल कॉन्सेप्ट से नहीं था क्वेश्चन, बट क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है, बट हाँ फिर भी हम देख सारी चीज कर रहे हैं, हर टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे हम वो भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब बट दिल थाम के बैठना, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, तो डेफिनेटली इसके आने की संभावना है किसमें, आइसर एग्जाम में। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा मेरे बच्चों को। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है, ओ सच्ची बोलो, करोगे? क्वेश्चन को अच्छे से समझो पहले, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। वैसे पिछली क्लास में बताया था इंटर कन्वर्जन, अगर कोई एक कंसंट्रेशन टर्म दी है तो उसी की दूसरी कंसंट्रेशन टर्म कैसे निकालनी है। ठीक है ना, जो दिया है उसका मतलब लिखो, जो निकालना है उसका फॉर्मूले में वहां से सब्सटीट्यूट करो। चलो अब इसको देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1। मान ले सॉल्यूट को मैं लिख रहा हूं ए, मान ले सॉल्यूट को, है ना, मैं लिख देता हूं ए, ठीक है, ओके, और सॉल्वेंट को मैं लिख देता हूं बी, मतलब बी मान लिया। ठीक है सर, अब कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज 0.1। ठीक है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होएगा, सॉल्यूट के मोल बाय टोटल मोल, जो दिया है उसका मतलब लिख लेना है, ये 0.1 दिया हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं मेरे बेटा
हाँ, इसको मैं लिख सकता हूं 0.1 को 1/10। बात सेम है। अरे डेसिमल हटा। हाँ सर, 0.1 को 1/10। अब जो दिया है कंसंट्रेशन टर्म, इसका मतलब कैसे निकालें? तो घबरा मत, मोल फ्रैक्शन का में मतलब कैसे निकालते हैं, रिलेट कर ले। ए सॉल्यूट को मान रहे हैं, अगर सॉल्यूट का 1 मोल है तो उस समय टोटल मोल 10 होने चाहिए। सॉल्यूट का अगर 1 मोल, सॉल्यूट का 1 मोल तो सॉल्वेंट के 9 मोल होंगे, तभी तो 1 और प्लस 9 10 होगा। अरे हाँ, तो इससे पता लग गया 1 मोल सॉल्यूट घुला हुआ है 9 मोल सॉल्वेंट में। समझ में आया मोल फ्रैक्शन का मतलब कैसे निकालते हैं? समझ फिर से भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 0.1, सॉल्यूट के मोल बाय टोटल मोल, तो 0.1 को लिख सकते हैं 1/10। मोल फ्रैक्शन का मतलब हमेशा रिलेट करके निकालते हैं। अगर सॉल्यूट का 1 मोल है तो उस समय टोटल मोल मेरे बेटा 10 होंगे, तो सॉल्यूट का 1 मोल अगर मान लिया तो इसका 1 मोल, तो इसके 9 मोल होने चाहिए। तो 1 मोल सॉल्यूट 9 मोल सॉल्वेंट में घुला हुआ है, तो जो दिया था उसका मतलब निकाल लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अभी क्या कह रहा है, at 298 Kelvin, molarity of this solution is same as its molality। इसकी मोलैरिटी के बराबर है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 2 ग्राम पर ml, क्यूबिक सेंटीमीटर ml को बोलते हैं। रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट निकालना है। मान ले इसका मॉलिक्यूलर मास Ma, इसका मॉलिक्यूलर मास Mb, तो ये रेशियो निकालना है आपको। हाँ, तो सर कैसे करेंगे? अब इसने दे रखा है मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज इट्स मोलैरिटी। चल पहले इसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं। देख बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, मजेदार, जेई एडवांस में आया हुआ है। तो इसकी चलो मोलैरिटी निकालते हैं। ठीक है सर, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर में है तो लीटर के लिए क्या करेंगे? 1000। तो चल पहले मोलैरिटी निकाल ले इसी सॉल्यूशन की, है ना। तो चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सर 1 मोल है, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाले? तो सुन, घबरा मत, पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल ले। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखियो भाई, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मुझे पता ही नहीं, मुझे तो पता है 1 मोल सॉल्यूट 9 मोल सॉल्वेंट में। तो पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, और एक बार वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल। सॉल्यूट का कितना वजन होएगा? सॉल्यूट का 1 ही मोल है जी, और 1 मोल सॉल्यूट का वजन Ma ग्राम। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर, मान लिया ना इसका मॉलिक्यूलर वेट Ma है, तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, तो 1 मोल का वजन Ma ग्राम। अब सॉल्वेंट कितना है? 9 मोल, 1 मोल का वजन Mb ग्राम, तो 9 मोल का वजन 9 Mb ग्राम। ले मेरे बेटा, सॉल्यूशन का वेट आ गया। ओ यस, सॉल्यूशन का वेट आ गया, क्योंकि 1 मोल सॉल्यूट था और 9 मोल सॉल्वेंट था। 1 मोल सॉल्यूट Ma ग्राम, 9 मोल सॉल्वेंट Mb ग्राम, 9 Mb ग्राम। अरे मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल, तो 1 मोल सॉल्वेंट का वजन Mb ग्राम, तो 9 मोल सॉल्वेंट का वजन 9 Mb ग्राम। पूरा सॉल्यूशन का वेट आ गया। अब सॉल्यूशन का अगर वेट आ गया तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। कैसे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है मेरे बेटा Ma प्लस 9 Mb, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम ml में आ गया मेरे बेटा, वॉल्यूम ml में आ गया। हाँ, तो ले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन Ma प्लस 9 Mb बाई 2 ml, बाई 2 था पलटी मार के ऊपर, ml है तो लीटर के लिए 1000। ले मेरे बेटा, ये मोलैरिटी हो गई। अरे वाह सर वाह, ये मोलैरिटी हो गई सर। अब इसी की मोलैलिटी भी निकाल ले। मोलैलिटी, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में होगा तो किलोग्राम के लिए 1000। चलो, इसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है। अब जो डाटा निकाला है वहीं से कर दे। अब सॉल्यूट के मोल तो 1 है,
हाँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल पता है, 9 मोल सॉल्वेंट, 1 मोल सॉल्वेंट एमबी ग्राम, तो 9 मोल सॉल्वेंट का वजन 9 एमबी ग्राम, तो ग्राम में किलोग्राम के लिए 1000। दिस इज मोलैलिटी, दिस इज मोलैरिटी। अब ये कह रहा है दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख दे मेरे बेटा, दोनों को इक्वल रख दे। सर जी अब तो हो गया, सर जी कति मजा आ गया सर, सर कहर मजा आ गया सर। मोलैरिटी मोलैलिटी के बराबर है, देखना। ओ, आया समझ में कैसे करना है सर जी? बिल्कुल, तो इसको उसके बराबर रखो, ठीक है सर। 1 इंटू 2 इंटू 1000 बाय एम ए प्लस 9 एम बी, एम ए बाय एम बी निकालना है, इज इक्वल टू मोलैलिटी 1 इंटू 1000 बाय 9 एम बी। सर जी सही कह रहे हो, चलो अब कर देते हैं। 1000 से 1000 गईंग, हाँ सर गईंग, 1000 से 1000 गईंग, बिल्कुल गईंग सर। इसको इधर भेज, 9 दूनी 18, यस सर जी, 18 एमबी बराबर, इसको इधर भेज, एम ए प्लस 9 एमबी। और बहुत बढ़िया, हाँ अब एमबी वालों को इधर ले आओ, 18 एमबी माइनस 9 एमबी, तो 9 एमबी बराबर एम ए। तेरे को निकालना है एम ए बाय एम बी, एम ए बाय एम बी, एम बी को नीचे ले आया सर, 9 आ गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 9 इज द राइट आंसर। सच बता मेरे बेटा, इस एक क्वेश्चन में तेरे को मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी कैसे कन्वर्ट करते हैं निकालना सिखा दिया, मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी कैसे निकालते हैं। ले बेटा, जे एडवांस का क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता मेरे बच्चे इस दुनिया में कुछ भी। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़े हैं तो आप विश्वास मानो, नथिंग इज टफ इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम तब लगेगी, चीजें टफ तब लगेंगी जब आप अगर मान लो रट्टे मारोगे, तो रट्टे तो हमें किसी चीज के नहीं मारने हैं। चल मैं अब और क्वेश्चन कराता हूं, बोल कैसा क्वेश्चन करना चाहोगे, जो हो जाए या ना हो, जल्दी बताओ मेरे बेटा, जल्दी से बोलो। तो मेरे बेटा करते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। ओके सर जी, करा दो सर। अब मेरे बेटा ये क्वेश्चन है, इसको बहुत आसान लगेगा, टेंशन, डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। सर जी सही कह रहे हो, जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, तो इसको मेरे बेटा करने की कोशिश करो, मुश्किल नहीं होते। मैं फिर से बता दूं, अगर हमने बेसिक समझा है तो बेटा जे एडवांस के क्वेश्चन भी महाटुच्चे होते हैं, ठीक है। तो कराऊं मैं, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ओके सर जी, तो ये कह रहा है एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो चलो रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, तो एल्यूमिनियम को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करो। ये कह रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट बन रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट ऐसे बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस, ये फॉर्मूला होता है। सर हमें कैसे पता लगेगा? तो घबरा मत, एल्यूमिनियम पे तेरे को पता है +3 चार्ज, सल्फेट पे -2। जब भी फॉर्मूला लिखना हो किसी आयोनिक कंपाउंड का, चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कर। ओ Al2 हो गया, SO4 होल थ्राइस, ओके सर, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है? एंड हाइड्रोजन गैस निकली। दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है सर, करा दो बैलेंस। चलो करते हैं बैलेंस, कैसे करेंगे बैलेंस, देख ले मेरे बेटा। हाँ सर, सल्फेट 3 दिख रहा है, तो 3 इधर से आएगा, 2 एल्यूमिनियम, बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूनी 6। सर जी बैलेंस है सर, बहुत बढ़िया, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बैलेंस है ना। हाँ, 2 एल्यूमिनियम, 3 सल्फेट, हाँ 3 हाइड्रो H2। अब ध्यान से देखें, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर प्रोड्यूस एट 300 केल्विन। ओहो, एसटीपी नहीं है, एसटीपी तो 273 केल्विन होता है, 0 डिग्री। तो यह एसटीपी एनटीपी का फंडा मत लगाइयो, क्योंकि बेटा एसटीपी तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। तो सर इसमें कैसे करेंगे? तो बेटा घबरा मत, किसी भी गैस के लिए पीवी इक्वल एनआरटी हमेशा वैलिड होता है। अच्छा, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे आप कितने भी गैस के मोल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे मोल पता लग जाए तो कितना वॉल्यूम होगा मैं निकाल लूंगा।
कितना मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो क्योंकि टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, ये एनटीपी नहीं है, एनटीपी एसटीपी तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। ओ, तो मुझे टेम्परेचर पता है, मुझे प्रेशर पता है, तो मेरे बेटा अगर गैस के मोल कितने बने वो आ जाए तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ, तो मुझे बस यही निकालना है इसके कितने मोल बने। ओके ओके, कह रहा है व्हेन 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम, तो ये 5.4 ग्राम दे रखा है, ठीक है सर, इज रिएक्ट विद 50 ml ऑफ 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा इसकी मोलैरिटी दी है, इसका वॉल्यूम दिया है, तो इससे इसके मोल निकल जाएंगे। कैसे बेटा, मोलैरिटी होती है, सुनता जा, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल हमेशा निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ले, तो इसके कितने मोल है, इसकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। 50 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.05 हो गया लीटर। 50 ml 0.05 लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल निकलता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ओ, तो मोल आ गए 50 ml 0.05 लीटर, 5 पच्चे 25 0.25 मोल हैं इसके। ओ, ऐसे इसके भी मोल निकाल लो, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 होता है बेटा। हाँ सर, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट देख दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो 27 दूनी 54, इसके 0.2 मोल है, इसके 0.25 मोल है। अब मेरे बच्चों को बिल्कुल समझ में आ गया सर, सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब देख मजा आ जाएगा, लो मजे। सर अब कैसे करेंगे, अजी बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो, अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो तो दोनों में से कोई एक डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है जो पहले खत्म हो जाता है। अब पहचानो पहले कौन खत्म हुआ, देख सकते हैं 2 मोल खाता है हमेशा 3 मोल को। ओ, तो बेटा 0.2 खाएगा 0.3 को, अरे सोच 2 खा रहा है 3 को, करके देख लियो। तो 0.2 खाएगा 0.3 को, 0.3 है ही नहीं, तो ये खत्म ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके 0.2 को खाने के लिए इसके 0.3 चाहिए, 0.3 है ही नहीं, तो ये खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो ये खत्म नहीं होगा तो कौन खत्म हो गया होगा, ये खत्म हो गया होगा। तो ये लिमिटिंग है। चल ऐसे भी नहीं आया समझ में तो मैं वैसे करा देता हूँ। 3 मोल खाता है 0.2 मोल को, सही बात है सर। 3 मोल H2SO4 हमेशा खाएगा 2 मोल एल्यूमिनियम को। हाँ सर, तो 0.25 मोल दे रखा है, तो 0.25 मोल कितने को खाएगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, इतने मोल एल्यूमिनियम को खाएगा 0.25 मोल। तो देख लेते हैं ये कितना आया, 0.5/3। हाँ, पॉइंट लगाया 5, 3 एकम 3, 20, 3 छिक 0.16 मोल एल्यूमिनियम को खाएगा 0.25 मोल। तो इसका 0.25 मोल खत्म हो गया, इसका 0.16 मोल ही खत्म होएगा। ओ हाँ, तो ले ये तो बच गया, ओ जी ये बच गया, ये खत्म हो गया, क्योंकि 0.25 मोल 0.16 मोल को खाएगा, तो ये बच जाएगा, ये खत्म हो गया। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो H2SO4 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो आया समझ में, तो ये डिसाइड करेगा। 3 मोल देता है, 3 मोल बराबर, 3 मोल देता है 3 मोल बराबर, तो 0.25 मोल देगा, 0.25 मोल, 0.25 मोल हाइड्रोजन मिलेगी मेरे बेटा, बराबर। हाँ सर, 0.25 मोल मिलेगी सर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के 0.25 मोल मिलेंगे, सर जी सही कह रहे हो सर। तो लो कितना वॉल्यूम मिलेगा, घबराओ मत बेटा, मोल 0.25, आर मेरे बच्चे 0.0821। ध्यान रख, प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में, तो आर 0.0821 लेते हैं। टेम्परेचर दे रखा है यहाँ 300 केल्विन, प्रेशर 1 एटीएम। बेटा आर 0.0821 तब लेते हैं जब प्रेशर एटीएम में हो, देखना प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। हाँ, जब प्रेशर एटीएम में हो तो वॉल्यूम लीटर में आएगा। चल अब इसको सॉल्व कर ले, यहाँ 300 से 2 जीरो हटाए तो ये 25, 25 दिया 75, बहुत बढ़िया। ले इतने लीटर, वो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कर दे अब इसको 0.75 इंटू 0.0821 कर दे मेरे नन्हे मुन्ने, कर सकते हो आप। यस सर जी, इतने लीटर आएगा। इंटीजर था, बहुत बढ़िया। तो 75 गुणा में
0.0821 ले 6.15 लीटर, 6.15 लीटर अगर इंटीजर टाइप है तो ले इसको लगभग लगभग 6 लीटर, नियरेस्ट इंटीजर। बोल समझ में आया मेरे बेटा? कुछ मुश्किल नहीं है, देख लेना आपने बेसिक से समझा। देख मैं बताऊं, जेई का एग्जाम और आईसर का एग्जाम में मेरे बेटा अगर रट्टे मारोगे, शॉर्टकट्स के पीछे भागोगे तो नहीं होगा। इसको अगर करना है तो हमें हर चीज का बेसिक समझना होगा। बिल्कुल देख, बिल्कुल मैंने ABCD से उठाया, बट देख क्या होता है जेई के क्वेश्चनों में और आईसर के क्वेश्चनों में, एक ही क्वेश्चन में ना 2-3 चीजें यूज हो जाती हैं। जैसे देख यहाँ पे इसका यूज हुआ कि भाई यस, अगर एनटीपी एसटीपी नहीं है तो फिर हम ऐसे निकाल लेंगे किसी भी गैस के कितने भी मोल का वॉल्यूम। एक चीज क्या यूज हुई, मोलैरिटी और वॉल्यूम से मोल निकालने आने चाहिए। क्या यूज हुआ, वेट से मोल निकालना आना चाहिए। फिर क्या यूज हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना आना चाहिए। हाँ सर, 3-4 4-5 कंसेप्ट यूज हो गए सर एक ही क्वेश्चन में। मुश्किल नहीं होता जेई एडवांस। आईसर तो और भी आसान है, वो तो जेई मेन लेवल का रहता है, मुश्किल नहीं है ये। बस है क्या, आपको मतलब बेसिक से चीजों को करना होगा। और देख मैं फिर से बता दूं, जितनी ज्यादा मेरे बेटा आप प्रैक्टिस करोगे उतने बड़े धुरंधर बन जाओगे इसमें, और तुम कर लोगे, ठीक है। और तुम में पूरा दम है मेरे बेटा। तो देख, मोल कॉन्सेप्ट की जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, मैंने जितने पिछले 5-7 साल में जितनी वैरायटी के क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, ठीक है ना, क्योंकि आईसर में तो इससे देख आया नहीं है। पिछले 7-8 साल का मैंने जो भी देखा है इसका, जब से स्टार्ट हुआ है तो आया नहीं, तो मैंने इसलिए जेई एडवांस के आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ले लिए थे, जेई मेन और जेई एडवांस के, ठीक है। बिल्कुल यही लेवल रहता है, ठीक है ना, आईसर के एग्जाम का। उल्टा जेई मेन रहता है, एडवांस तक तो बहुत रेयर ही जाता है, ठीक है। तो अब बट मेरा बच्चा कर सकता है ना। तो बट फिर से मैं बोलूंगा, अपने से प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे चाहे तेरे को 50,000 क्वेश्चन करा दूं मेरे बेटा, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे परफेक्शन नहीं आएगी। और हिम्मत नहीं आ रही कि शुरू में ही सर शुरू में ही सर क्वेश्चन नहीं होते सर हमसे। अरे तो भाई शुरू में कैसे होंगे, शुरू में लगे रहना है। पहले क्या करो, मैं यहाँ जो क्वेश्चन करा रहा हूं उनको समझो, फिर उनको अपने से प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे आप देखोगे 8-10 दिन में धीरे धीरे आपके ब्रेन में न्यूमेरिकल सॉल्विंग कनेक्शन जुड़ेंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूं तुम्हें, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम थोड़ी है, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल अप्रोच में होती है। तो वो धीरे 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 मेरे बेटा इंप्रूव होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो। तो होमवर्क में क्या है, तो तुम क्या करो ना, इस चैप्टर के मोल के, जेई मेन के, क्योंकि इसी लेवल का पेपर आ रहा है मेरे बेटा, मैंने जो देखे हैं बाकी भी फिजिकल के, ठीक है ना। जेई मेन के आप PYQ कर लो पिछले 5 साल के, पिछले, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि कई उनमें होता है ना, शिफ्ट में होता है पेपर। तो इसमें 5 साल में ही तुम्हें कम से कम इस चैप्टर पे कम से कम 25-30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा तो इनको कर लेना, फोड़ के रख दोगे मेरे बेटा। ओके सर जी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आई होप मजा आया। तो ऐसे ही मेरे बेटा पढ़ाई में मजे करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो और अपने डीवी ब्रो को ऐसे ही प्यार करते रहो। तुम्हारा प्यार ही तो हमारी ऊर्जा है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।